अच्छा जी, तो मैं इस पे आ गया था कि एटी आपने एक्सेलेरेशन निकालना है, तो वो आपने इसी तरह जो है ना वो कंपोनेंट उधर एंगल बने हुए हैं। बहरहाल आपने ये इसी तरह ये एंगल वैल्यूज जो है वो पुट की, तो ये देखें आंसर जो है वो आपके आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट 49 पॉइंट जो है वो 915, ठीक है। और ये आई आ गया, सही है। और ये जो है वो जे जो है वो वैल्यूज आ गए, इसमें से ये -0.94 आ गया ना, तो 49.62 आई आ गया और माइनस आ गया 16.078 जे आ गया, सही है। अब आपको मैं आंसर दिखाता हूं इसका। ये 110 प्रॉब्लम था और इसका सेकंड का ये देखें 49.6 आ गया और 16.08 आ गया है, सही है। और हमारा आंसर कितना है वो देख लें 16.078, तो वही जो है वो 08 बन जाता है, ठीक हो गया। तो आपने एग्जैक्ट जो है वो आंसर इसका निकाल लिया, बिल्कुल जी। तो अब जो है वो ये प्रॉब्लम सबसे जो मुश्किल था, आगे आसान है, मुश्किल ये भी नहीं था लेकिन इसके अंदर बड़ी लर्निंग थी। आगे आ जाना, ये 1.111 खुद करोगे, ये जो है वो प्रॉब्लम 2/12 भी आप खुद करेंगे और उसके बाद 2/13 भी। आगे जो है वो प्रॉब्लम मैं आपको करवाता हूँ, ये जल्दी जल्दी 2/114 चलते जाना, हमने जो है वो प्रॉब्लम जो है वो करने हैं, ये भी आसान सा है। 2/114 ये देखें जी, 2/114 बहुत आसान है, एक सिंगल जो है वो मिनट का है। वो कहता है कि कार सी इंक्रीजेज इट स्पीड एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट राउंड द कर्व। if the magnitude of the total acceleration of the car is 2.5 meter per second square at point A, to determine the total where is the point where the radius of curvature is 200 meter, to compute the speed v of the car। ये देखो कितना आसान है, आप देखें कि सर एंड में सर बताइएगा कौन सा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, इसमें बता दूंगा जी, तवज्जो रहे जी। आप ने देखा कि कार का स्पीड कितनी एट ए कांस्टेंट रेट जो है वो स्पीड चेंज हो रही है, तो ये 80 आपके पास गिवन है और टोटल एक्सेलेरेशन भी आपके पास गिवन है। आप क्या काम करेंगे, टोटल का स्क्वायर माइनस जो है वो टेंजेंशियल का स्क्वायर, वहां से ए एन आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, वहां से स्पीड निकाल लेनी है। इतना सा प्रॉब्लम है, ये देख ले 1.5 ये ए स्क्वायर किसके बराबर है 2.5 स्क्वायर 80 1. ए एन यहाँ से निकल आएगा ए एन 4 और ए एन वी स्क्वायर भाई रो ए आ गया, यहाँ से वी स्क्वायर जो है वो रो ए और ए एन आ गया 204 और ये 20, सही है ना, ये आ गया और ये 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है, इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट का मतलब है कि उसकी स्पीड का टेंजेंशियल कंपोनेंट गिवन है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है उसका एटी जो है वो बताया हुआ है कि इतना है जी। अब ये प्रॉब्लम तो आसान था, अब 2/115 भाई आप खुद करेंगे। अब आगे आ जाए जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम लेवल का प्रॉब्लम है। ये दो प्रॉब्लम 2/116 और 117, सही हो गया ना। ये दो प्रॉब्लम जो है वो आपको मैं करवा देता हूँ, इसके बाद आपका लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। 2/116 और 117, उसके बाद बाकी जो प्रॉब्लम है मैंने आपको लिस्ट सेंड कर दी हुई है, वो आप फिर मेरे से खुद समझ लेना, चूंकि उनके बहुत टाइम लग जाएगा आपको समझाते हुए। तो ये प्रॉब्लम दो समझ ले शाबाश, जितना भी टाइम है हमारे पास, ये आसान है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम लेवल के प्रॉब्लम है। ये देखें नहीं, उसने कहा कि अ गॉल्फ बॉल, ये ठीक है ना, ये गॉल्फ जो है वो गेम है, सही है। अ गॉल्फ बॉल इज लॉन्च्ड विद एन इनिशियल कंडीशन शोन इन द फिगर, determine the radius of curvature of the trajectory and the time rate of change of speed of the ball। अब time rate of change of speed का मतलब क्या है, यानी वो कह रहा है कि AT बताएं, क्योंकि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वही होता है डेल्टा वी ओवर जो है वो डी टी, यही रेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है ना। यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड असल में किसके बराबर है, वो होती है डेल्टा वी ओवर जो है वो डेल्टा सॉरी वो हो जाती है
डेल्टा टी के बराबर। तो ये जो है वो हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ये बतानी है। दूसरी चीज आपने बतानी है जस्ट आफ्टर द लॉन्च आपने बतानी है, और आपने एपेक्स पे बतानी है कि ये कितनी चीजें हैं। तवज्जो रहे, तवज्जो, बहुत खास तवज्जो चाहिए आपकी। अब आपने करना कैसे, अब देखिए इनिशियल स्पीड ये 165 माइल पर आवर दिया हुआ है और 12 जो है वो एंगल पे दिया हुआ है जी। कैसे जो है वो किया है प्रॉब्लम 2/116 इस पे आ जाए। ये देखें जी, रो बताना है, एटी बताना है, रो एपेक्स पे बताना है, एटी एपेक्स पे बताना है। तरीका क्या है जी, ये देखें स्पीड यहाँ से बॉल लॉन्च हो रही है 12 डिग्री एंगल पे। अब आप देखें कि यहाँ पे इसका टी एक्सेस स्पीड की डायरेक्शन में बन जाएगा और एन एक्सेस किस तरफ बन जाएगा, इधर बन जाएगा, सही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अब आप मुझे ये बात बताएं कि जो इसका आपको पता है फ्री फ्लाइट में टोटल एक्सेलेरेशन कितना होता है, वो जी के बराबर होता है, वो वर्टिकल होता है। तो आपने ये वर्टिकल कंपोनेंट बताया। अब आप मुझे ये बताएं कि इसका नॉर्मल के साथ जो है वो वर्टिकल का एंगल कितना बन रहा होगा, आप बताएं। ये है हॉरिजॉन्टल के साथ 12 डिग्री है। आपको पता है कि एन और टी क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 - 12 बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा, 90 - 12। तो ये एंगल फिर वर्टिकल के साथ फिर 12 बन गया। अब जी को आपने रिजॉल्व कर दिया अलोंग एन और टी एक्सिस। तो वो कैसे बन गया, ये बन गया जी ए एन और ये बन गया ए टी। अब ए एन किसके बराबर बन गया, वो बन गया जी एन, यानी आप बन जाएगा -g sin 12। ये बन गया हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो कि टी एक्स इस तरफ पॉजिटिव है, तो आपका जो है वो जी जो कि नेगेटिव साइड पे है, ये देखिए ना ए टी इस तरफ है, तो -g sin 12 ये बन गया। ये आ गया 32.2 और sin 12 ये आ गया जी 6.694 सेकेंड। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो आपने ए पे निकाल ली है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड किसके बराबर है, वो है 6.694, सही है। तो ये देखें कि ये जो प्रॉब्लम है, ये देखें लॉन्च पे क्या है 80 -6.69 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया, सही है। सर एनोटेशन से समझा दें, एनोटेशन से समझा देता हूँ, ये एनोटेशन से समझा देते हैं सर। इसी डायग्राम से समझ लेना, मैं इस डायग्राम से, ये डायग्राम में थोड़ी सी मैंने करेक्शन की थी, अभी समझा देता हूँ, डोंट वरी। जी एनोटेशन से समझाता हूँ जी, तवज्जो रहे। आप देखें कि ये आपका जो है वो पाथ है और ये आपका लॉन्च पॉइंट है। अब आपका ये क्या बन गया, एन एक्सिस, और ये क्या बन गया, टी एक्सिस। और बताएं ये एंगल कितना बन गया है, 12 डिग्री, और ये वर्टिकल बन गया। अब आप मुझे बताएं ये एंगल कितना बन गया, ये बन गया 90 - 12। तो ये एंगल फिर कितना बन गया, ये 12 डिग्री बन गया। हाँ जी सही है ना, हाँ सही तो आ गया, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, 90 - 12 ये आ गया, तो ये फिर 12 आ गया। अब आप मुझे बताएं कि ये टोटल एक्सेलेरेशन है, ये नीचे कितना है, ये g है। और इसी तरह अब इसको, अब आप देखें ना, अगर इसको n और t के अलॉन्ग रिजॉल्व करें तो इस तरह ट्राइंगल बनेगी ना, ये बन जाएगा हमारे पास AT और ये बन जाएगा AN। ये दो कंपोनेंट बन गए। अब आप मुझे बताएं टी एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टी पे है, ये क्या है, नेगेटिव टी पे है। तो ये नेगेटिव जो है वो -g, और ये सामने वाला एंगल कितना है, sin 12 बनेगा ना, ये बन जाएगा, यानी सामने वाला एंगल sin 12, 32.sin12 आ गया 6.96। तो ये आसान सा प्रॉब्लम था, तो ये जो है वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आ जाए जी कर्वेचर के लिए। सर वो नेगेटिव कैसे, सर कोऑर्डिनेट एक्सिस शो करके बता तो दिया है। ये देखिए ना, आपका टी एक्सिस इस तरफ है ना, तो आपका ए टी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या नेगेटिव टी बन गया ना, आपका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ है। तो आपका ए टी, ये देखिए एरो तीर का निशान भी बनाया है, तो वो ए टी इस तरफ है, तो ये -g sin 12 बन गया, 32.2 sin 12 आ गया, तो इस वजह से माइनस आ गया।
अच्छा, अब आज ये कर्वेचर के लिए, कर्वेचर के लिए आप क्या काम करेंगे, वो कहेंगे कि ए एन एट ए इज इक्वल टू वी स्पीड एट ए बाई रो एट ए। सही है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ए एन एट ए किसके बराबर था, वो था जी कॉस 12। वो देखें पॉजिटिव एन की तरफ है, जो टी था वो नेगेटिव था, लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ए एन के अलॉन्ग है, एन एक्सिस के। तो ये आ जाएगा यानी जी कॉस 12 और ये आ जाएगी स्पीड उसने बताई 165 पर आवर, इसको कन्वर्ट कर दे फुट पर सेकंड में, तो ये स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ये रो ए आ गया। सर वो नेगेटिव कैसे भाई, कोऑर्डिनेट तो मैंने शो कर दी है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट एन और टी होते हैं, ये देखिए एन एक्स भी बना दिया, टी भी बना दिया, और कैसे शो करूं। सर कॉस 12 क्यों लिया, कॉस 12 इस वजह से लिया है क्योंकि देखें, मैं अब ये देखें यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, ये देखें ये आ गया है आपका जी, सही है, ये जी है, ठीक है ना। अब आपका ये क्या बन गया था, ये एन एक्सिस था, और ये क्या बन गया था, ये था हमारा टी एक्सिस। अब आप मुझे बताएं इसको जब रिजॉल्व करेंगे, एन एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा ना, ये देखें ये ट्राइंगल बन जाएगी। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए एन, और ये एंगल कितना बन गया, ये बन गया 12, तो ये बन गया जी कॉस जो है वो 12 बन गया, और ये बन गया, ये देखें यार इधर बना देता हूँ आप लोगों को, कोई बात नहीं, ये देखें ये आ गया है जी साइन 12, और ये बन गया ए एन किसके बराबर बन गया है, जी कॉस 12, ये देखो ये बन गया। सर 90 नीचे वाला से माइनस किया है, सर 90 माइनस 12 नीचे वाले से माइनस किया है, नहीं यार, जितना ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है ना, वर्टिकल के साथ भी उतना एंगल बन रहा है। वी स्पीड जो कि एन और टी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप देखें ये 12 आ जाता है, तो ये एंगल, मुझे एक बात बताया ना, एन और टी परपेंडिकुलर होते हैं, अगर ये 12 है तो ये 90 माइनस 12 हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो फिर क्या ये भी 12 आ जाएगा, इतनी सी बात है। सही है, तो ये आ गया जी। अब जी इस पे आए जी, ये आ गया जी 165 मल्टीप्लाइड बाई 52 80 360 100, ये आ जाएगा। यहाँ से कर्वेचर आ गया जी 0.352 माइल, ये देखें यानी 1859.4 फीट आ गया, या 0.352 माइल आ गया। और इसका आंसर चेक करें, प्रॉब्लम नंबर 116 था, और 116 जो है वो ये देखें कि उसका आंसर कितना आ गया, 1859 फीट आ गया है, और हमारा आंसर भी बिल्कुल सेम है, 1859.4 आ गया, या 0.352 माइल में अगर निकालना चाहते हैं तो ये आ गया, सही हो गया। अब अगला क्या काम है, 2/1 एपेक्स पे। अब जब आप चोटी पर चले जाएंगे, एपेक्स पे चले, एपेक्स का मतलब होता है पीक पॉइंट, एपेक्स का क्या मतलब होता है, पीक पॉइंट। जब पीक पॉइंट पर चले जाएंगे तो आप मुझे बताएं कि वहां पे टी एक्सेस इस तरफ हो जाएगा और एन एक्सेस क्या हो जाएगा, नीचे। यहाँ पे टोटल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब एपेक्स पे ए टी क्या हो जाता है, चूंकि आपको पता है जी का कोई कंपोनेंट जो है वो टी डायरेक्शन में नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 आ गई, कॉज इट इंफोसाइड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और अगर आपको याद पड़ता हो कि जब ये देखें, अगर ये प्रोजेक्टाइल है, सही है ना, उसकी ये ट्रॉजेक्ट्री, आप मुझे ये बात बताएं कि यहाँ पे जो टी एक्सिस है वो भी इधर आ जाता है, और आपको पता है कि एक्स एक्सिस भी इधर होता है, तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट होती है, हाँ 0 होगा एट एपेक्स, यानी ए टी ए नहीं, ए वाई 0 एट एपेक्स नहीं, ए वाई तो 0 नहीं, जो ए वाई 0 नहीं होगा, सिर्फ ए एक्स जो है वो 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट होती है ना प्रोजेक्टाइल में, तो इसका मतलब है कि जो टी है वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ मिल गया है एपेक्स पे, वो टी भी इसी तरफ है, एक्स भी इसी तरफ होगा, तो आपको पता है कि वो, लेकिन जो वर्टिकल है वो जी के बराबर हो जाएगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, वो जी के बराबर हो जाएगा। और अब वर्टिकल और नॉर्मल एक्सिस मिल गए हैं, तो अब आप मुझे ये बात बताएं
कि जब वो मिल गए हैं तो ए एन एट एपेक्स जी के बराबर होगा, वो जाएगा 32.2 के डायरेक्ट, और यहाँ से क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एपेक्स पे और रॉ स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता है एपेक्स पे जो है वो वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी। अब वो कैसे निकलेगी ये देखें, आपको पता है कि वी एपेक्स पे किसके बराबर हो जाएगी, वी कॉस 12, वी कॉस 12 हो जाएगी ना, वो आ जाएगी 236.71। ए एन इज इक्वल टू जी हो गया क्या, हाँ जी बिल्कुल, ए एन जी के नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो सारे का सारा जो है वो वर्टिकल के साथ मिल रहा है, तो वर्टिकल भी नीचे, वर्टिकल जो है वो उसके साथ मिल रहा है। तो इस वजह से क्या चीज हो गई कि वो जी के बराबर हो गया 32.2। अब जो है ये बात समझ आइए कि वे एपेक्स जो है वो किसके बराबर है, वी ए कॉस 12। जी बात सुने, मेरी बात सुने, आप देखें कि आपको वी एपेक्स समझ आई है, वी ए कॉस 12, इस बात की समझ आई है। आपको पता है कि हम हॉरिजेंटल जो है ना वो इक्वेशन लिखें तो आपको पता है वो किसके बराबर हो जाती है, वो जाती है वी ए कॉस 12। तो जितनी इनिशियल हॉरिजेंटल स्पीड है उतनी एपेक्स पे रहनी है। तो टोटल स्पीड हॉरिजेंटल, जो कि आपको पता है कि जब आप एपेक्स पे आएंगे तो जो आपकी जो स्पीड बनेगी वो वर्टिकल तो है नहीं, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या हो जाना है, वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होना है, और वो वी ए जो है वो क्या बन जाएगा। सर काइंडली बता दें, सर इपेक्स वाला दोबारा बता दें, इपेक्स वाला क्या बताऊं। देखो ए एन एट इपेक्स क्या है वो जी 32.2 के बराबर है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वी एट इपेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो एट इपेक्स। अब रो एट इपेक्स किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 236.7। अब ये 236 वेलोसिटी निकालनी है ना कि इपेक्स पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको पता है कि इपेक्स पे जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, वो हो जाएगी वी ए कॉस 12 के बराबर हो जाएगी। कैसे होगी यार देखें कि ये देखें यहां पे, अब ये जो स्पीड है वो कितनी थी, वो थी एपेक्स पे स्पीड जो है वो हमारी कितनी है, वो 165 माइल को जो है वो, जब आप ये 242 थी ना, ये देखें ये कितनी थी 242 जो है वो स्पीड थी। अब अगर आप 242 का जो है वो कॉज लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा। सर वेलोसिटी में एंगल कैसे लगाया आपने, आप देखें कि जो इनिशियल स्पीड होती है, इनिशियल पे हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, वो होता है वी ए जो है वो cos 12। तो आपको पता है कि जब पीक पे पहुंचता है तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, तो सारी की सारी स्पीड ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होती है। तो इसका मतलब है एपेक्स पे जो है वो टोटल स्पीड किसके बराबर आ गई, इनिशियल पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल स्पीड था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर हो गया। तो वो हो गया यानी 242 मल्टीप्लाइड बाई cos 12 236.171 आ गया। सही है, ये आ गया। सर इधर जमात 15 पे होती है। चलें जी, बस ये अब ख़त्म ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप इसको बस मैं ख़त्म ही करने लगा हूँ, थोड़ा ही बस टाइम 4-5 मिनट जो है वो दें, अभी आधा घंटा पड़ा है, आप आसानी से कर सकते हैं। तवज्जो रहे सर, एन एक्सेस एक्स एक्सेस के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल, नहीं नहीं, एन एक्सेस वाई के बराबर है, एन और जो टी एक्सेस है वो एक्सेस के बराबर है। सर 116 की समझ नहीं आ रही, 116 कहाँ पे लगाया किसने, 116 किसने लगा दिया है, 116 तो कहीं मैंने लगाया ही नहीं। ये 2 सर 116 की समझ सर नहीं, ये क्वेश्चन की 116 क्या है, वो 116 भाई प्रॉब्लम नंबर है। अच्छा जी,
तो ये आ गया जी एपेक्स पे जो है वो स्पीड आ गई ये, और आपको पता है कि एट एपेक्स पे AT 0 होता है, तो ऑलवेज प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल, और AN किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशन के बराबर होता है। याद रख लें कि जब भी एपेक्स आएगा AT 0 होगा और AN G के बराबर हो जाएगा। सही है, ये हमारे पास आ गया। और 1740 फीट जो है वो ये आ गया उसका कर्वेचर। ये देख लें जी, एपेक्स पे कर्वेचर AT 0 है और ये कितना आ गया 1740 फीट, और हमारा आंसर भी चेक करें तो ये आ जाता है 1740 फीट आ जाता है। ओके हो गया, अच्छा जी, गुड हो गया। चलें, आप लोगों के लिए आसानी कर दी। लें जी, अब जो है वो हमने सिर्फ 2/116 तक किया है, और चलें बाकी मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे से डिस्कस कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, आप जुम्मा की तैयारी करें, ठीक है, और फिर बाकी इंशाल्लाह जो है वो फिर जो है वो हम करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।